अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडिविज़न में खैर मक़दम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुज़ारे होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो आपका टॉपिक है वो है अदबी तारीख़। तो आज हम अदबी तारीख़ के बारे में पढ़ेंगे और आपका जो सेकंड यूनिट है गुलिस्तान अदब का, उसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इस लफ्ज़ को जानना ज़रूरी है, अदबी तारीख़ क्या चीज़ है। हालांकि जो हेडिंग है वैसा इसका मौजू नहीं है, मौजू कुछ और है, हेडिंग से रिलेट करती हुई। तो आइए पहले हम बातों को वाज़ेह तौर पर समझाते चलते हैं। सबसे पहले अल्फाज है अदबी तारीख़। अदबी तारीख़ दो अल्फाज से मिलकर बना है, अदबी और तारीख़। अदबी लफ्ज़ अदब से बना है और तारीख़ आप जानते हैं। दोनों चीज़ों का मतलब, सबसे पहले बात करते हैं अगर अदब के बारे में, तो अदब उर्दू के दो अल्फाजों में गिना जाता है, यानी एक ही लफ्ज़ को दो अलग अलग माने में इसका मतलब निकाला जाता है, मतलब माना जाता है। एक होता है अदब, बड़ों का अदब करो, सम्मान करो, एक अदब का मतलब सम्मान से है, और दूसरा अदब का मतलब है लिटरेचर, साहित्य। तो यहाँ पर जिस अदब की बात चल रही है वो अदब का मानी क्या है, साहित्य से है। अदबी यानी साहित्यिक, ठीक है, लिटरेरी। दूसरा लफ्ज़ है तारीख़। अब यहाँ तारीख़ से मुराद डेट या दिनांक वाली तारीख़ नहीं है, बल्कि तारीख़ से मुराद है इतिहास, हिस्ट्री। क्या है? हिस्ट्री। जिस तरह हिंदी में भूगोल कहा जाता है, इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है ना, उसी तरह हिंदी में इतिहास कहा जाता है, इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। तो उन्हीं सब्जेक्ट्स को, जिसको हिंदी में गणित कहा जाता है, इंग्लिश में मैथ्स कहा जाता है, उसी तरह इन सब्जेक्ट्स को उर्दू में भी कुछ नाम दिए जाते हैं, उर्दू में उनको अलग नाम से पुकारा जाता है। उसी तरह गणित को, मैथ्स को हिसाब कहा जाता है, तो उसी तरह हिस्ट्री को, इतिहास को उर्दू में तारीख़ कहा जाता है, और तारीख़ का माना आप दिनांक से भी निकालते हैं। बहरहाल अब आप समझ गए हैं, अदबी तारीख़ यानी तारीख़ का इतिहास। तारीख़ का यानी इतिहास किसका? अदब का, साहित्य का इतिहास। क्या है? इतिहास हर चीज़ का अलग अलग है। इतिहास हर चीज़ का अलग अलग, हर चीज़ की तारीख़ अलग अलग है। तो यहाँ पर हम किसकी तारीख़ के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अदब की, साहित्य के बारे में। साहित्य का इतिहास क्या रहा है उर्दू के पैरामीटर में, इसको देखें, उर्दू अदब में क्या इतिहास रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए एक लफ्ज़ पढ़ते हैं और आपको वाज़ेह करते चलते हैं कि आगे चीज़ है क्या। तज़किरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है याद करना, जिक्र करना, बताना। लेकिन उर्दू फ़ारसी में इस्तिलाह के तौर पर तज़किरा उस किताब को कहते हैं जिसमें शुअरा का हाल और उनके कलाम का कुछ नमूना दर्ज किया जाए। हम बात तो कर रहे हैं अदबी तारीख़ की, तो फिर तज़किरा बीच में कहाँ से आया? तज़किरा बना है ज़िक्र से। तज़किरा तज़किरा बना है ज़िक्र से। यानी अगर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि हम कभी कहीं आते हैं और कहीं बैठते हैं तो कहते हैं, अरे भाई अभी आप ही का तज़किरा चल रहा था, यानी आप ही के बारे में बातचीत चल रही थी, अभी आप ही का ज़िक्र चल रहा था। तो ज़िक्र से क्या बना है? तज़किरा। तो तज़किरा से मतलब क्या है? किसी के बारे में ज़िक्र करना, किसी के बारे में कोई बात बताना, किसी के बारे में कुछ याद करना, यही तज़किरा है। लेकिन अरबी और फ़ारसी के लिहाज में मैंने कहा ना, हर चीज़ के दो मानी हैं। अदब से जहाँ साहित्य भी है, वहीं अदब का मतलब सम्मान भी है। जहाँ तारीख़ से मुराद दिनांक है, वहीं तारीख़ से मुराद क्या है? इतिहास भी है। वहीं लफ्ज़ है तज़किरा, तज़किरे से जहाँ उसका मतलब ज़िक्र करना है, लेकिन अरबी और फ़ारसी की इस्तिलाह में, इस्तिलाह कहते हैं परिभाषा, इंट्रोडक्शन। तो अरबी और फ़ारसी की इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? तज़किरा उस किताब को कहते हैं जिसमें शुअरा का हाल और उनके कलाम का कुछ नमूना दर्ज किया जाए। वो किताब क्या कहलाती है? तज़किरा कहलाती है। तो हम उसी तज़किरे के बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि अदबी तारीख़ वर्ड आया है क्यों, इसको कुछ लाइनें पढ़ने के बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में मुतअद्दद तज़किरे लिखे गए हैं, जिनमें सिर्फ शुअरा उदबा का ही नहीं, अंबिया, औलिया, उलमा और बादशाहों तक का जिक्र किया गया है। यानी अरबी और फ़ारसी की इस्तिलाह में, परिभाषा में, तज़किरा किसे कहते हैं? जिसमें शुअरा का हाल बयान किया जाए, वही क्या है? तज़किरा है। शुअरा की हाल से मतलब उनकी जिंदगानी कैसी थी, पूरी जीवनी नहीं, पूरी जीवनी के बारे में नहीं, उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ बातें और उनका जो नमूने कलाम जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना, वही चीज़ तज़किरे में शामिल की जाती है ना। उनकी ज़िंदगी से कुछ जुड़े कुछ वाक़यात,
कुछ ताल्लुकात बयान किए जाते हैं, वो तज़किरा शामिल होता है। वहीं अरबी और फारसी और उर्दू में तीनों ही ज़बानों में मुतअद्दिद तज़किरे, मुतअद्दिद बहुसंख्यक विभिन्न तरह के, अलग-अलग तरह के, ठीक है, लिखे गए हैं, जिनमें सिर्फ शुअरा व अदबा, शुअरा उदबा, शुअरा जमा है शायर की, उदबा जमा है अदीब की। शायर आप जानते हैं कवि, अदीब यानी साहित्यकार, तो इनकी जमा है शुअरा शायर की, उदबा अदीब की। तो ना सिर्फ शायरों और उदबा का ही जिक्र नहीं मिलता, बल्कि उन तज़किरों में अंबिया, औलिया, उलमा और बादशाहों तक का भी जिक्र मिलता है। अंबिया जमा है नबी की, औलिया जमा है वली की, उलमा जमा है आलिम की। एक है तो नबी, ज्यादा है तो अंबिया, एक है तो वली, ज्यादा है तो औलिया, एक है तो आलिम, ज्यादा है तो उलमा। ये सब इनकी क्या है, जमा है। ये भी आपको याद रख कर चलना है। और बादशाहों तक का जिक्र मिलता है। फारसी और उर्दू तज़किरों में अदीबों और शायरों के हालात ज़िंदगी के साथ साथ उनके शहरी व अदबी खिदमात का मुख्तसर जायज़ा लिया गया है। ना सिर्फ उनकी ज़िंदगानी के बारे में बताया गया है, बल्कि इस बात को भी नोटिस किया गया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए हैं। उनके नमूना कलाम के बारे में भी बहुत कुछ उसमें एक्सप्लेन किया जाता है, वो तज़किरे में लिखा जाता है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक पर। उर्दू शुअरा के तज़किरे बहुत दिनों तक फारसी ज़बान में लिखे जाते रहे। इस सिलसिले की पहली कड़ी मीर तक़ी मीर का तज़किरा निकातुश्शुअरा 1752 है, और उर्दू ज़ुबान में लिखा जाने वाला पहला तज़किरा मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का गुलशन हिंद 1801 है। यानी देखिए, अब बात यहां से शुरू होती है कि ये अदबी तारीख लफ्ज़ आया क्यों। देखिए, इतिहास का एक दौर रहा है, इतिहास सदियों से लिखा जा रहा है और सदियों तक लिखा जाएगा। ये सिस्टम हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन होता क्या है, इतिहास में ये होता है कि पहले के ज़माने में जो इतिहास लिखा जाता था, हम आज भी हिस्ट्री किताब पढ़ते हैं कि फ़लाँ मुग़ल का फ़लाँ राजपूतों से युद्ध हुआ था, उनसे लड़ाई हुई थी, ठीक है? फिर अंग्रेज़ों का ये हुआ था, वो भी एक तरह इतिहास होगा। जो चीज़ बीत गई वो सब क्या इतिहास बन चुका है। तो ये चीज़ सभी ने नोटिस की कि अब तक सिर्फ राजा महाराजाओं की लड़ाइयाँ, उनके काम, उनकी बनाई इमारतें, सब उन्हीं-उन्हीं के बारे में लिखा जा रहा है। तो क्या सिर्फ दुनिया में सिर्फ राजा महाराजा ही एग्जिस्ट करते हैं क्या? क्या दुनिया में और कोई कौम नहीं है क्या? दुनिया में और लोग नहीं है क्या? उन्होंने कुछ काम नहीं किए हैं क्या? तो दुनिया में शायर, उदबा ये लोग भी थे, वली भी रहे, अंबिया भी रहे। तो एक नई सिमत पकड़ी, एक नई राह निकाली कि हमें उन राजा महाराजाओं से, अंग्रेजों से हटकर, उस लीक से हटकर हमें कुछ नया लिखना चाहिए। तो उस नए लिखने की जो राह थी, वो है अदबी तारीख, यानी एक साहित्य बना, एक लिटरेचर बना। उस लिटरेचर को भी लिखा जाने लगा कि देखो, पुराने ज़माने में ऐसे शायर भी थे जिनको हम आज पढ़ रहे हैं, मीर तक़ी मीर हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, इन सब के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। अब हम कैसे जान पा रहे हैं? उनके बारे में लिखा है लोगों ने। अब वो चीज़ एक तरह से इतिहास ही है, जिसको हम उर्दू के ज़बान में लिटरेचर या उर्दू का अदब कह सकते हैं। असल में क्या है, एक तरह का इतिहास ही है। अब मिर्ज़ा गालिब कैसे थे, कौन थे, क्या शख्सियत थी, कैसी शख्सियत थी, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हम उनको नहीं जानते। लेकिन मिर्ज़ा गालिब को कौन जानते थे? अल्ताफ़ हुसैन हाली जानते थे, उनके शागिर्द जानते थे कि वो कैसे हैं, किस तरह का उनका कलाम है, कैसी उनकी पर्सनैलिटी है। उन सब के बारे में उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, ताकि आने वाले लोग उनके बारे में जानें। फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में उनके शागिर्द ने लिखा, फिर उनके शागिर्द के बारे में उनके नए शागिर्द ने लिखा, और ये सिलसिला आगे से आगे चलता रहा। यही अदबी तारीख बनती गई। तो अब तक जो शौराओं का जो सिलसिला था, जो शौरा अदीब जो थे, ये जो इतिहास लिख रहे थे, जो अदब की तारीख जो लिख रहे थे, ये किस में लिख रहे थे? फारसी ज़बान में लिख रहे थे। किस में लिख रहे थे? फारसी ज़बान में लिख रहे थे। और फारसी ज़बान में शायरों का जो सबसे पहला तज़किरा लिखा गया ना, उसका नाम है तज़किरा निकातुश्शुअरा। निकातुश्शुअरा किसने लिखा? मीर तक़ी मीर ने लिखा, पहला सबसे। ये कब लिखा गया? 1752 में। लेकिन ये भी कौन सी ज़बान में था? फारसी ज़बान में था। लेकिन कोई कहे अगर उर्दू ज़बान में सबसे पहले कौन सा लिखा जाने लगा, तो उर्दू ज़बान का सबसे पहला तज़किरा लिखा गया गुलशन हिंद, ये उर्दू ज़बान में था, 1801 में लिखा गया और मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने इसको लिखा था। ये हमारा दूसरा टॉपिक हुआ। अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक पर। आब हयात तज़किरा निगारी से आगे का कदम है। ये उर्दू नस्र की पहली किताब है जिसमें उर्दू शायरी की अदबी तारीख मुरत्तब अंदाज में मिलती है। यानी यहां तक तो बात चलती है कि फारसी में कौन सा था और उर्दू में कौन सा था। अब बात करते हैं आब हयात के बारे में। आब हयात को हम तज़किरा तो नहीं कह सकते, तज़किरे से एक कदम आगे की बात है। यानी पहले तो शायरों के बारे में, उनकी जीवनियाँ, शायरों के हालात ज़िंदगी के बारे में, उनके कलाम के बारे में नमूने पेश किए जाते थे, काफ़ी सिस्टम चलता रहता था। और एक टाइम ऐसा आया कि जब सर सैयद ने एक किताब लिखी जिसका नाम था आब हयात। क्या नाम था उसका? आब हयात। और इस किताब का मतलब क्या था? ये किताब उस
तज़किरे से बढ़कर एक कदम था, यानी इसमें शायरों के हालात ज़िंदगी को एक सिस्टमैटिक ढंग से पीढ़ी दर पीढ़ी और जनरेशन बाय जनरेशन सेट कर दिया गया और मुरत्तब अंदाज में एक सिस्टमैटिक ढंग से उसको लिखा गया। इसलिए ये किताब बहुत ज़्यादा अहम है और उर्दू अदब में इस किताब की बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में शुअराए उर्दू की तारीख को मुख्तलिफ यानी विभिन्न अदवार जमा है दौर की, मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया है। विभिन्न अदवार यानी दौरों में तकसीम किया यानी विभाजित किया है, बांटा है, और हर दौर के कुछ मखसूस औसाफ मुतय्यन करने की कोशिश की है। हर दौर के मखसूस यानी कुछ खास विशेष औसाफ विशेषताएं मुतय्यन करने की, निर्धारित करने की क्या करी है, कोशिश की है। अगरचे उस काम में उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास जरूर पैदा कर दिया कि जबान अहद ब अहद बदलती है और आज की अदबी जबान कल के लिए भी कारआमद हो ये जरूरी नहीं। यानी यूं समझ लीजिए कि उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़कर इस काम को शुरू किया कि जो तज़किरे लिखे जाते थे उन्होंने दौर बाई दौर सेट कर दिया। दौर से आप यूं समझ लीजिए इन्होंने क्या किया, क्या जैसे मिर्जा गालिब का एक दौर था, मिर्जा गालिब हैं, ज़ौक़ हैं, मिर्जा बहादुर शाह जफर हैं, एक इनका दौर था, तो उस दौर के शायरों को एक सिस्टम बना दिया। उसके बाद फिर नासिख हैं, आतिश हैं, इनका दौर अलग था, इनका दौर अलग सिस्टम बना दिया, ठीक है। फिर मीर दर्द हैं, मोमिन है, इनका दौर एक अलग कर दिया। इस दौर वाइज चीज़ों को सेट किया है। अब आप दौर से अगर शायरों से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यूँ समझिए, बॉलीवुड अगर आपने देखा होगा तो आप समझते हैं कि एक ज़माना था जब दिलीप कुमार, देव आनंद के ज़माने हुआ करते थे, तो उस ज़माने हीरो कैसे थे, उस ज़माने की मूवीज़ कैसी थी। उसके बाद एक नया सिस्टम आया, फिर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र वगैरह टाइप के हीरो आने लगे, वो ज़माना चेंज हो गया, फिर शाहरुख खान, सलमान खान टाइप के हीरो आने लगे। तो एक दौर बाई दौर चीज़ों को सेट करना ये उनका सबसे बड़ा कमाल था। इनको इतनी बड़ी कामयाबी मिली नहीं, लेकिन लोगों को राह मिल गई कि हाँ इस तरह काम किया जा सकता है। और जैसे जैसे जब काम नई नशोनुमा पाता है, कोई काम को जब राह मिल जाती है, सिमत मिल जाती है, तो उस काम में धीरे धीरे नयापन, उसमें अनूठापन धीरे धीरे आता जाता है। तो शुरुआत करना ही बहुत बड़ी बात होती है। आज़ाद ने शोरा के कलाम के तफसीली नमूनों के साथ साथ उनकी सवाने और शख्सियत का खाका भी पेश किया है। सवाने जीवनी और शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी का खाका, एक स्ट्रक्चर भी पेश किया है। ये खाके बहुत दिलचस्प हैं। उनकी मदद से शायरों की जीती जागती तस्वीरें हमारी निगाहों के सामने आ जाती है। आज़ाद ने जिस तरह लिखा है, उन शायरों के बारे में लिखा है, तो उससे क्या होता है, उन शायरों की जीती जागती तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। गालिब के ज़माने में किसी ने गालिब को देखा नहीं, देखा कैसे हैं, लेकिन गालिब की एक तस्वीर बना देना कि गालिब की कद काठी ऐसी थी, वैसा था, ऐसा था। उस चीज़ को देखकर, हम पढ़कर एक नशोनुमा तैयार हो जाती है, एक स्ट्रक्चर हमारे जहन में तैयार हो जाता है कि अच्छा गालिब इस तरह की पर्सनालिटी थे। जो जीती जागती तस्वीर हमारे सामने पेश हो जाती है, ये उनके लिखने की करामत थी। आब हयात के इब्तदाई यानी शुरुआत में आज़ाद ने उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तक़ा पर भी कुछ रोशनी डाली है। जब आब हयात किताब को लिखा ना, तो शुरुआत में क्या करा है, उर्दू ज़बान के बारे में, उर्दू भाषा के बारे में, उसके आगाज़ और इर्तक़ा पर, आगाज़ यानी उसकी शुरुआत पर, आगाज़ का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना, और इर्तक़ा बना है तरक्की से, कि उर्दू ज़बान कैसे शुरू हुई और कैसे उसने तरक्की पाई, इन दोनों बातों को शामिल किया है। आब हयात अदबी तारीख का नक्शे अव्वल है। अदबी तारीख का नक्शे अव्वल सबसे पहले लिखा जाने वाला उसका एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर है, और बहुत महदूद माखज़ और वसाइल की मदद से आज़ाद ने ये कहानी मुरत्तब की है। महदूद कहते हैं सीमित को, जो चीज़ हद में हो, जो चीज़ हद में हो, जिसकी एक सीमा हो, महदूद बहुत सीमित माखज़ कहते हैं सोर्सेज। जब जिस ज़माने में सोर्सेज नहीं थे, आज के ज़माने में अगर कोई किताब लिखनी है, कोई चीज़ लिखनी है, कोई बात लिखनी है, तो आज के ज़माने में सोर्सेज बहुत ज़्यादा है। आप नेट पे जाइए, आप यूट्यूब पर जाइए, आपको ज़माने के सोर्सेज मिल जाते हैं चीज़ों को इकट्ठा करने में, लिखने के लिए। उस ज़माने में कोई माखज़, कोई वसाइल कुछ नहीं थे, कोई सोर्सेज वगैरह नहीं थे। उतने कम सोर्सेज के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ों को लिख पाना, ये बहुत बड़े कमाल की बात थी। आब हयात की मकबूलियत का एक बहुत बड़ा सबब आज़ाद की इंशा पर्दाजी और इल्मी ज़बान है। यानी इतना आब हयात इतनी मकबूल कहते, इतनी फेमस क्यों है, इतना बड़ा सबब यानी बड़ी वजह, इसकी वजह क्या है, इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है? उनकी इंशा पर्दाजी और इल्मी ज़बान। इंशा पर्दाजी, उनके लिखने का तरीका इतना अनूठा है, इतना बेहतर है कि वो आज तक मकबूल है, आज तक फेमस है, और उर्दू अदब में आब हयात का बहुत बड़ा नाम है। और उनकी इल्मी ज़बान है, एकदम अच्छे तरीके से चीज़ों को उन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया और पेश किया है।
आजाद का उसलूब बयान, उसलूब कहते हैं ढंग को, उसलूब कहते हैं ढंग को, बयान कहते हैं एक्सप्लेन करने को। उनके बयान करने का, एक्सप्लेन करने का जो ढंग है कहीं कहीं इल्मी जबान से मुताबिकत नहीं रखता, ताल्लुक नहीं भी रखता है, कभी कभी वो इल्मी जबान से हट जाते हैं। आबे हयात का शुमार उर्दू नस्र के शाहकारों में होता है क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरों की पूरी तहजीब को उसमें जिंदा कर दिया है। आबे हयात का शुमार, शुमार कहते हैं गिनती, काउंटिंग, आबे हयात की काउंटिंग होती है, गिनती की जाती है। उर्दू नस्र के शाहकारों में, शाहकारों में बहुत ज्यादा अहम लोगों में उसकी, बहुत ज्यादा अहम किताबों में उसकी शुमार होता है, गिनती होती है, क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरी की पूरी तहजीब को, पूरी सभ्यता को क्या करा, उसमें जिंदा कर दिया है। नहीं तो आज तक लोगों को पता नहीं चलता कि आखिर में क्या है अदबी तारीख, क्या है शायरों की जिंदगी, क्या है, कैसे चीजें पुरानी जा चुकी हैं, क्या चीज आगे नहीं पेश होनी चाहिए, कैसे इस दौर को बदलना चाहिए, ये सब चीजों ने जिंदा कर दी है आबे हयात में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मोहम्मद हुसैन आजाद की जिंदगी के बारे में और फिर उनके आगे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार एक्सप्लेनेशन और जबरदस्त बयान के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।